हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और चैप्टर का नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे थे। देखते हैं आपने जो टॉपिक है वो कितने अच्छे से यहाँ पर समझे हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था, एक बार पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट आपसे कह रही है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। आपने कहा कि जो न्यूरॉन होता है, सबसे पहले जानिए न्यूरॉन आप किसे कहते हैं। आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की जो इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट आपने कही थी, उसे आपने कहा था न्यूरॉन, ठीक है। हमने क्या बात की है, आपने कहा जिस प्रकार से आपने शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में सेल को पढ़ा था, कोशिका को पढ़ा था, वैसे ही आपने क्या किया, जो नर्वस सिस्टम आपका है, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो कार्यात्मक इकाई है उसे आपने न्यूरॉन कहा था। अब जो न्यूरॉन का डायग्राम है उसमें आपसे पूछा गया है कि उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिए गए थे, शीथ है, साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है। तो अगर हम कहें कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज लगा लेते हैं। आपने कहा जो डेंड्राइट्स हैं वो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आपने कहा दूसरा जो पार्ट आपके पास आता है, दूसरा जो पार्ट आपके पास आता है वो है सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आपके पास आएगा वो आएगा सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद जो तीसरा पार्ट आपके पास आता है वो है एक्सॉन। तो एक्सॉन ही हमने क्या कहा था, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कहा था, जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। शीट की बात करें तो हमने कहा कि जो माइलिन शीट है वही एक्सॉन को क्या कर रही है, कवर वहां पर कर रही है, ठीक है। हमने क्या बात की, आपने कहा ऑप्शन नंबर जो सी आपके पास आता है वो आपका करेक्ट आंसर था, जिसमें आपने कहा था जो न्यूरॉन है उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका यहाँ पर एक्सॉन आता है। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया, सबसे पहले स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। आपसे कहा गया है विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल्स। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि वो कौन सी नर्व है जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। यानी कि जो इम्पल्स है उसे भेजती है कहाँ से, आपको कहा गया फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहाँ से, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल। यानी कि क्या भेजे जा रहे हैं, जो इम्पल्स भेजे जा रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी कहाँ पे, मसल्स में भेजे जा रहे हैं। किस नर्व के द्वारा भेजे जा रहे हैं ये आपको बताना है। आपने कहा कौन सी नर्व होगी, क्या वो सेंसरी नर्व है, या मोटर नर्व है, या रिले नर्व है, या फिर क्रेनियल नर्व है। आपको बताना है कि वो कौन सी नर्व यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब आपने पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था कि जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स के आपने प्रकार पढ़े थे, और जब नर्व्स के आपने प्रकार पढ़े थे तो कितने प्रकार आपने पढ़े थे, आपने 3 प्रकार पढ़े थे। आपने कहा था सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और रिले नर्व। तो पहले तीनों का ही मतलब समझ लेते हैं, क्या यहाँ पर आपको इनका मतलब बताया गया था। जब आपने कहा, देखिए आपने कहा जो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस जाएगा रिसेप्टर पे। अब ये जो रिसेप्टर है ये भेजेगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। मैसेज कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। आपको ये बताना है कि जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स जा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा न्यूरॉन था, कौन सी नर्व यहाँ पे प्रेजेंट थी। अब क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड भेजेगा, ठीक है, कमांड भेजेगा। कमांड भेजेगा, किसे भेजेगा, जो आपका ऑर्गन था, जो आपकी मसल्स थी, उन्हें क्या करेगा, कमांड भेजेगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा न्यूरॉन होगा या कौन सी नर्व होगी जो कि इस कमांड को भेजेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, जब आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नर्व्स, 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी। आपने कहा सेंसरी है, मोटर है, रिले है। रिले को आप अच्छे से समझते हैं। रिले की जब भी बात आएगी, आपने कहा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो नर्व्स होती हैं उसे आप रिले नर्व कहते हैं, ठीक है। बीच वाला पोर्शन होगा। जैसे कि आपने क्या बात की थी, जब आप पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, तो आपने क्या कहा था, चलिए यहाँ पर पहले ब्लड के बारे में आपने कहा ये है आपका हार्ट, ये है आपका हार्ट। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। आपके अलग अलग
जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसके बदले में होता क्या है, ऑक्सीजन आप क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को देते हैं, यानी कि आपकी ये जो आर्टरीज होती है ये आपकी क्या होंगी, आर्टरीज होंगी। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में दे देती हैं, आपके अलग अलग ऑर्गन को देती हैं। और उसमें क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, ब्लड में मिक्स होने लगती है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, आर्टरीज है, ये आपकी क्या है, आर्टरीज है, ये आपकी क्या है, वेन है, ये आपकी क्या है, वेन है, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्टरीज आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में आपने क्या देखा, आर्टरीज और वेन के बीच में एक ऐसा पोर्शन आता है जहां पर क्या हो रही है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। प्रकार से क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, तो इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कैपिलरी कहा था। तो कैपिलरी बेसिकली हो क्या रहा है, आर्टरीज और वेन के बीच में एक जालीनुमा संरचना आपके पास आ रही थी, जिसे आप कैपिलरी कह रहे थे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स में दो प्रकार के नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर, और इसके बीच में जो पार्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले न्यूरॉन का भी कुछ कुछ वही फंक्शन होता है, बीच में रहना। अब सेंसरी नर्व कहाँ पर होती है, मोटर नर्व कहाँ पे होती है, इसी से आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमने कहा जब भी क्या होता है, स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करते हैं, और रिसेप्टर से जो वहाँ पे मैसेज होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, वहां पर हमेशा क्या होगी, सेंसरी नर्व होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, सेंसरी नर्व होती है। अब हमने कहा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कमांड देगा, ठीक है। किसे कमांड देता है, जो आपका इफेक्टर होता है, समझ रहे आप इफेक्टर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इफेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आपने कहा कि जो भी मसल्स वहां पे है जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया है, वहां पे उसे क्या दिया जाएगा, कमांड दी जाएगी उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो किसके द्वारा दी जाती है, आपने कहा मोटर न्यूरॉन के द्वारा दी जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब आप कहिए, फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका आंसर आता है। आपने कहा विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स की ओर कौन सा यहाँ पर जो नर्व होगा वो कमांड दे रहा होगा, आपने कहा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, मोटर नर्व होगा, क्योंकि मोटर नर्व क्या करेगी, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कमांड होता है वो हमेशा मोटर नर्व देती है। जब भी बात आएगी सेंसरी नर्व की, सेंसरी नर्व में क्या होगा, आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है मैसेज को कि आपने किसी गर्म वस्तु को छू लिया है, या किसी ठंडी वस्तु को छुआ है, या फिर कोई भी आपको जो फील होता है, कोई भी टच आपको फील हुआ है, तो इसका जो मैसेज दिया जाता है वो सेंसरी नर्व के द्वारा दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, मोटर नर्व यहाँ पर आपका आंसर होता है। तो आंसर को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट सबसे पहले आप पढ़िए। आपको कहा गया है अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ अ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्सेस पास इज कॉल्ड। तो क्या कहा गया आपको, सिंपल सी बात है, आपको कहा गया कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे आप क्या कहते हैं। तो आपने कहा था कि क्या होता है, जो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार से आपके पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो दो न्यूरॉन होते हैं वो एकदम कनेक्टेड नहीं होते हैं, बीच में एक स्पेस होता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको ऑप्शन में कहा गया है, क्या उसे आप न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे, या सिनैप्स आप कहेंगे। आपने क्या कहा, जब हमने बात की थी कि जो इम्पल्स हो रहे हैं वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो पाथ है इम्पल्स का वो कैसे है, तो आपने क्या कहा था,
सबसे पहले डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं, वो जाएंगे सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स में जाएंगे, नर्व एंडिंग के बाद जब उस इम्पल्स को किसी दूसरे न्यूरॉन में जाना होगा उससे पहले वो कहाँ पे जाएगा, सिनेप्स में जाएगा, इसी को हम इम्पल्स कह रहे थे, ठीक है, सिनेप्स में जाएगा और उसके बाद कहाँ जाता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाला जो पोर्शन होता है वो इम्पल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आंसर क्या है आपका, आपने कहा सिनेप्स, क्या कहेंगे उसे, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है, आपने कहा द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक पूरा फ्लो चार्ट देखा था जिसमें आपने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन यहाँ पर हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आपको ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके आंसर नहीं होते हैं उन्हें आप हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आंसर है, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की बात हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं वो आपको यहाँ पर पता करना है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा क्या किडनी यहाँ पर इन्वॉल्व थी, क्या ब्रेन यहाँ पर इन्वॉल्व था, या हार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व था, या स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर इन्वॉल्व थी। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो दो ऑप्शन आप पहले ही हटा देंगे, कौन कौन से वो दो ऑप्शन आप हटाएंगे, आपने कहा हार्ट और किडनी की आपने बात ही नहीं की थी, आपने हार्ट और किडनी की बात नहीं की थी। ध्यान रखिए, हमने एग्जाम्पल जब लिया था हमने कहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जब आपने बात की थी, आपने जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की थी तब हमने एग्जाम्पल में हार्ट लिया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि ये जो नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किसे कंट्रोल करती है या इसका जो ये किसे मैसेज पास कराती है, आपने कहा था जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि आपकी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं जहां पर होती हैं वहां पर हमने हार्ट की बात की थी, ठीक है, वहां पर हमने हार्ट की बात की थी। तो हमने ये कहा था कि जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने हार्ट को इसमें नहीं पढ़ा था, हमने हार्ट को कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में नहीं पढ़ा था। हमने कहा था कि जो यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम है, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपने कहा जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम आता है उसमें आपने कहा सीएनएस है, पीएनएस है, ठीक है। यहाँ पर आपने बात की ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। पीएनएस में आपने क्या बात की थी, जो पीएनएस आता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, उसी में आपने बात की थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इसके आपने इस प्रकार से बात की थी। अब हमने ये कहा था कि ये है आपका पूरा नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं कि ये आपकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेशन वहां पर हो रहा है। तो आपने कहा था कि जो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करेगा, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उन्हें यहाँ पर कंट्रोल करता है। कोई भी आपने कहा कि कोई आपने सडन कोई चीज देख ली है, ठीक है, आपने देखी और आपने क्या क्या हो सकता है कि आपने बहुत डरावनी चीज देखी, आप एकदम से डर गए, तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आप डरे, उसके बाद आपने क्या किया, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, ये जो पूरे मैसेजेस पास हो रहे हैं, देखिए कमांड तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही देगा, ठीक है, कमांड तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही देगा, लेकिन किसके द्वारा दे रहा है, आपने कहा पीएनएस के द्वारा दे रहा है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा दे रहा है, ठीक है। कमांड कौन देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा, लेकिन कमांड देने में किसके द्वारा देगा, आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा देगा। अब आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा आएगा, आपने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसके द्वारा आ रहे हैं, यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा आ रहे हैं। आपको उस कंडीशन से निकलना है, या आप जो भी वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, या आपकी बॉडी में कोई भी सडन चेंजेस आए, जैसे कि हमने कहा आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो गई है, ठीक है, आपका जो बीपी है वो तेज हो गया है,
यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे आप इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, दैट इज एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो ये सारे जो मैसेजेस आए हैं, ये सारे जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं आपकी बॉडी को, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही दिए जा रहे हैं। लेकिन किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? आपने कहा यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे सिग्नल दिए गए, सारे कमांड दी गई आपके बॉडी में, वो सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ? आप उस स्थिति से बच गए हैं, अब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो फिर से आपकी बॉडी को मैसेज जाएगा, फिर से आपकी बॉडी को कमांड दी जाएगी कि जो भी अभी चेंजेस आपकी बॉडी में आए हैं वो अब नॉर्मल हो जाएं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, जैसे कि आपका बीपी हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जैसे कि आपकी जो श्वसन दर होती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, तेजी से सांस भी लेने लगते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है। तो ये सारी जो चीजें हैं अब ये नॉर्मल हो जाएं, इसके लिए कौन सा आपका नर्वस सिस्टम यूज होगा? आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यही बात हो रही है। आपने कहा हार्ट और किडनी को तो आप हटा लेंगे। ठीक है, हार्ट और किडनी को तो आप हटा लेंगे, अब आपके पास बचता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो आपने क्या कहा था कि अगर हम हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की बात करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की बात करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे, ब्रेन को यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोटर यहाँ पर जो एक्शन दिए जा रहे हैं, जो कमांड दी जा रही है, वो दे तो स्पाइनल कॉर्ड रहा है, लेकिन फिर भी सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? एट लास्ट सारी चीजों को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो आपने क्या बात की? आपने कहा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग जो सेंटर होता है वो आपकी बॉडी में क्या होगा? ब्रेन होगा। चलिए, तो आपने करना क्या है, अपने आंसर को आप नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है। आपने कहा मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, जो सेरिब्रम है उसका मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले तो ये देखिए सेरिब्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था सेरिब्रम सबसे पहले किसका पार्ट है? सबसे पहले तो यही होता है कि जो सेरिब्रम है वो किसका पार्ट है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे फंक्शन को पहले देख लेते कि फंक्शन क्या क्या है। हमने कहा सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहे कि थिंकिंग, क्या थिंकिंग यानी कि सोच विचार करना सेरिब्रम का कार्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हेयरिंग यानी कि सुनना, क्या सुनना सेरिब्रम का काम है। तीसरा कह रहा है मेमोरी, जो भी मेमोरी होती है क्या उसे कलेक्ट करना सेरिब्रम का काम है। या फिर बैलेंसिंग यानी कि बैलेंस बनाना। ठीक है, कोई भी बैलेंस हो सकता है, आप चल रहे हैं तो आप एक बैलेंस बनाते हैं, ऐसा होता है, आप चल रहे हैं आप एक बैलेंस बनाते हैं, आप लिख रहे हैं आप एक बैलेंस बनाते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस होता है। ठीक है, तो अगर बैलेंस हुआ नहीं तो आप क्या करेंगे, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। आप अगर चल रहे हैं, चलने में बैलेंस नहीं बनाया तो आप गिर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर कौन रहा है? अगर आप कहें कि ये सारे जो काम होते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपने कहा आपका ब्रेन। ठीक है, आपका ब्रेन क्या होता है, इन सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें कि ब्रेन के टाइप्स की आपने बात की थी, ब्रेन के कितने प्रकार, आपने टाइप्स यानी कि ब्रेन के पार्ट्स की हमने बात की थी, टाइप्स नहीं कहेंगे। आपने कहा जो आपका ब्रेन होता है उसे आपने 3 भागों में पढ़ा था। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं? आपने कहा था फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट आपने पढ़े थे। आपने कहा फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन आपको पता है कि जो आपको फ्रंट में जो पोर्शन दिखाई देता है, जो आपको सबसे बड़ा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। मिड ब्रेन आपने कहा मिड में होगा, हिंड ब्रेन आपके पीछे वाला जो पोर्शन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर भी देखा था। आपने कहा कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड जो पोर्शन होता है उसे हिंड ब्रेन कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है उसके फर्दर हमने अलग अलग पार्ट यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, जिसमें आपने सेरिब्रम की भी बात की थी। तो आपको ये कहा गया कि जो सेरिब्रम है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। आपने कहा थिंकिंग, जो सोच विचार होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है? आपने कहा सेरिब्रम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आपसे कहा गया है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय।
फिर से आपका जो ब्रेन वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए हैं, जिसमें आपको वही बात कही है, पोस्चर और बैलेंस। जो आपका बॉडी पोस्चर होता है, जो बैलेंस होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपने कहा क्या पोन्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, मेडुला ऑब्लिगेटा है, सेरिबेलम है, या फिर सेरिब्रम है? आंसर क्या आएगा आपका? सेरिब्रम का फंक्शन आपने क्या अभी पढ़ा था? आपने कहा था थिंकिंग, जो सोच विचार का काम होता है। आंसर आपका आएगा सेरिबेलम। क्या होता है यहाँ पर? आपके बॉडी पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि आपको फिर से ब्रेन का ही क्वेश्चन पूछा गया है, और बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? ब्रेन जो आपका मस्तिष्क है उसके आप कार्य पढ़ रहे हैं कि कौन सा पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने कहा कि जो ब्रीथिंग है, जो श्वसन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने कहा सेरिब्रम है, या फिर सेरिबेलम है, या फिर हाइपोथैलेमस है, या फिर मेडुला ऑब्लिगेटा है। तो जब आप पढ़ रहे थे, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आप अलग अलग भाग पढ़ रहे थे, और उसमें आपने अलग अलग भागों में क्या पढ़ा था? जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो क्या करता है? ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, उसमें आपसे कहा गया है विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम आप सॉल्व कर चुके हैं एक बार। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ने सिर्फ अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और आपसे पूछा है कि वो कौन सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी करेगा, या जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन में क्या क्या है? आपने कहा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिब्रम है, या सेरिबेलम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम के। आप जानते हैं नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट आपके पास आते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले जानना है कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? आपने पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जब आप क्रिया के बदले प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, कुछ हुआ आपके साथ और आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। सिंपल सी बात है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ कि जिसके प्रति आपने रिस्पॉन्स दिया है। अब रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग आपके पास सिचुएशन आए आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या दिए, वहाँ पे रिस्पॉन्स वहाँ पर दिया है। जैसे कि हम बार बार यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप बहुत डर गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसी सिचुएशन आपके पास आई, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आपने क्या किसी बहुत बड़े जानवर को देखा है, आपने किसी शेर को देखा, अब आप डर गए हैं। अब आपके माइंड में दो थॉट आते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, यही हमने बात की थी। तो आपने क्या कहा कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब आप रिस्पॉन्स देंगे, आप फाइट करेंगे या आप वहां से भागेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने सिचुएशन कैसी है। तो क्या हुआ वहां पे? एक्शन हुआ। ठीक है, आपने देखा कि कोई चीज है, कोई जानवर है आपके सामने जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप क्या करेंगे? जो क्रिया हुई है उसके बदले प्रतिक्रिया आप देंगे। प्रतिक्रिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं या आप भाग सकते हैं। इसी को रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का सिंपल सा मतलब है, स्टिमुलस दिखा आपको, आपने उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया, सिंपल सी इतनी बात है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपने गर्म वस्तु को छुआ और अब आपने क्या किया, एकदम से वहां से हाथ हटा लिया है। यही रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि आप क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब आप ये बात समझ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया गया है, क्वेश्चन सेम आपके पास आ गया है। अब आपने क्या कहा कि जब क्रिया और प्रतिक्रिया की बात हो रही है, यानी कि स्टिमुलस और यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात हो रही है, तो ये दो तो आप हटा लेते हैं पहले। क्यों? क्योंकि ब्रेन तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ब्रेन वाला हमारे पास है। आपने कहा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपने कहा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल ओवर आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कमांड कौन देगा? आपने कहा कि कमांड कौन दे रहा था? आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड आपका कमांड वहां पर दे रहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आता है। आपने कहा
निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्लैंड है, वो कौन सी ग्रंथि है जो दोनों ग्लैंड्स के भांति कार्य करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कौन काम करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। आपने कहा जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथि होती हैं, वो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं ग्लैंड्स, बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अब आपने कहा ये जो ग्रंथियां होती हैं ये दो प्रकार के हमारे पास आती हैं। आपने कहा एक तो है एंडोक्राइन और दूसरी है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को आप कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन को आप कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अब डिफरेंस क्या देखा था आपने इन दोनों में, जब हमने एंडोक्राइन की बात की थी और एक्सोक्राइन की बात, सबसे पहले एक्सोक्राइन की बात करते हैं। आपने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें जब आपने बात की थी तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, जिसमें आपने स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बात की थी, आपने लिवर के बारे में बात की थी, आपने पैनक्रियाज के बारे में बात की थी। क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड? आपने कहा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, सबसे पहले तो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? आपने कहा सिक्रीशन करना, श्रावण करना, कुछ ना कुछ श्रावित करती हैं जो कि अलग अलग कामों में क्या करता है, हेल्प करता है। अब आपने कहा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये अपना जो श्रावण होता है, अपना जो सिक्रीशन होता है, ये क्या करते हैं, डक्ट के माध्यम से श्रावित करती हैं, ठीक है। डक्ट जानते हैं आप लोग, जैसे आपने कहा कि कुछ आप पानी भरते हैं तो आप पाइप का यूज करते हैं, तो पाइप के माध्यम से आपका पानी भरता है, कुछ इसी प्रकार की डक्ट होती हैं जो कि क्या करेंगी, इनका श्रावण करती हैं और पर्टिकुलर स्पेस में ही करेंगे। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, सलाइवा, कहाँ होगा, आपने कहा आपके माउथ में, यही हमने बात की थी। आपने कहा जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा यहाँ पर श्रावित करती है और सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो आपके मुख में होता है, आपके माउथ में होता है, ठीक है, कहीं भी नहीं हो जाता है, एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट अंग में हो रहा है। अगर वही बात करें एंडोक्राइन की, आपने कहा एंडोक्राइन क्या है, यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा था, आपने कहा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, क्या रिलीज हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन। तो सबसे पहले तो हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करती हैं। हार्मोन्स क्या पढ़े थे हमने, हमने कहा था केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग कार्य को करेंगे। अब ये हार्मोन्स हैं तो आपने क्या कहा, जो ग्रोथ हार्मोन है क्या किसी पर्टिकुलर स्थान पर सिक्रीट होंगे, यानी कि किसी विशिष्ट अंग में होंगे? ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ हमारे हाथ ही लंबे हो रहे हैं या हमारे पैर ही लंबे हो रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हार्मोन निकल रहा है, ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ये कहाँ पे सिक्रीट हुआ, आपने कहा कि ये आपके ब्लड में सिक्रीट हुआ, ये आपके ब्लड में श्रावित हुआ और यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती है, कोई भी डक्ट नहीं होगी। क्या होगा, डायरेक्टली आपके रक्त में जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? समझिए आप दोनों में क्या अंतर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये तो बात ही दोनों में डिफरेंस की, दोनों के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसी ग्लैंड के बारे में हमने बात की थी जिसमें हमने कहा था कि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, वो कौन सी ग्लैंड थी? आपने कहा पैनक्रियाज है, थायराइड है, एड्रिनल है, लिवर है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो आप पैनक्रियाज को पढ़ते हैं और आपने कहा जो पैनक्रियाज है उसमें दोनों ही पार्ट आपके पास आते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट भी, एंडोक्राइन पार्ट्स भी। तो आपने करना क्या है, नोट कीजिए आप अपने क्वेश्चन के आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है, आपके पास चार अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट आई हैं, चार अलग अलग कथन आपके पास आए हैं और आपको थायरॉक्सिन के बारे में देखने की कौन सा कथन गलत है, क्या कहा, ये इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है उसे चूज करना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। आपने कहा थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन। आपको कहा गया जो थायराइड ग्लैंड है, सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है? तो कुछ देर पहले आपने बात की थी थायराइड क्या है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है।
कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपने कहा आपका ये जो नेक वाला पोर्शन है यहाँ पर आपने थायराइड ग्लैंड को देखा था। अब थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रही है? थायरॉक्सिन को सिक्रीट कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है। पहला जो आपके पास स्टेटमेंट आया है उसमें आपसे कहा गया है जो थायराइड ग्लैंड है उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, कि थायरॉक्सिन को हम थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा कह रहा है इट रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी कि ये जो आपके न्यूट्रिएंट हैं, जो आपके पोषक तत्व हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ठीक है। लास्ट कह रहा है आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि जो आयरन है वो थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए या निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सही है ऑप्शन कौन सा है। आपने कहा थायराइड ग्लैंड को थायराइड जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसे आप थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो आपने क्या कहा? उसे आप थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ये बात सही है। फिर आपने कहा इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। जब आपने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या चीज आपने कही थी? कौन सा प्रकार है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या सिक्रीट कर रहा है और उसके सिक्रीशन का फंक्शन क्या है। चार चीजें आपने डिस्कस की थी। आपने कहा था आपके नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पर क्या रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। 3 हो गए हैं। लास्ट आपने कहा कि थायरॉक्सिन के फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था? क्या क्या करेगा ये? जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व के रूप में आप जिन्हें जानते हैं, उनका क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। यही फंक्शन आपने पढ़ा था। अब बचे 2 ऑप्शन आपके पास। 2 ऑप्शन में बात की गई है जो थायरॉक्सिन है उसके सिंथेसिस की, यानी कि उसके निर्माण की। अब आपको ये बताना है थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, या फिर आयोडीन चाहिए होता है। दोनों में से क्या चाहिए आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार टीवी में ऐड भी देखा होगा कि आपको वही नमक यूज करना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। ठीक है। आपने ये भी कहा था कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या था? गॉइटर था। कहाँ पे होता था? नेक में होता था। ठीक है। क्या आंसर इसका आया? आपने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो थायरॉक्सिन है उसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो 3 ऑप्शन आपके सही आ गए हैं। बचा लास्ट ऑप्शन। आपने कहा कि जो थायरॉक्सिन है उसके निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या कहा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में और थायरॉक्सिन के बारे में। इतनी बात क्लियर है? तो अपने आंसर को आप नोट कीजिए। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।